Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So from today onwards we will start with the new certification course Information System Banker. आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम लोग जो है वो दो सर्टिफिकेशन ऑलरेडी पिछले 2 साल से करीब करीब हम लोग पढ़ा रहे हैं. एक तो हमारा डिजिटल बैंकिंग है, ठीक है, और एक जो हमारा कौन सा है, आईटी सिक्योरिटी. आईटी सिक्योरिटी का भी अभी एग्ज़ाम है जैन में, और डिजिटल बैंकिंग का भी है. और जैसे हमारा इस दोनों में क्या मॉडल क्या है इसका सर्टिफिकेशन कोर्स कवर करने का, कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव जो भी हमारा है उसको एक बार कवर करते हैं, और उसके बाद जो है वो मॉक टेस्ट कवर करते हैं. तो अब तक क्या था, डिजिटल बैंकिंग और आईटी सिक्योरिटी पेपर में जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, ऐप के ऊपर आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट हमारा जो होता था वो वीडियो के फॉर्म में होता था. अब वीडियो के फॉर्म में होने का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है. एडवांटेज ये है कि एक क्वेश्चन के टाइम में आप 10 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता था. एक क्वेश्चन के साथ कोई उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो वहीं डिस्कस कर लिया. लेकिन यदि हम वीडियो के फॉर्म में नहीं करेंगे, टेस्ट के फॉर्म में करेंगे, तो उसका अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि एक तरीके से वो म्यूट होता है. एक बार क्वेश्चन बना दिया तो बस ऑप्शन है आपके पास, मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर करके एक तरीके से उसे क्रैम कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है ना. तो ये चीज़ है. तो अब इसमें जो हमारा होगा, इसमें हम लोग जो है वो टेस्ट के फॉर्म में बनाएंगे, और जहाँ कहीं लगेगा कि वीडियो के फॉर्म में होना चाहिए तो वो भी बनाएंगे. तो अभी इसमें जो है वो टोटल आप ऐसे यदि देखोगे, जो हमारा रिसेंट बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो उसमें ज़्यादा नहीं है, 20 के अराउंड है, ठीक है. टोटल मिला करके 18 चैप्टर मिलता है, ठीक है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो 18th है हमारा, और उसके बाद जो है 19th है आईएएस ऑडिट. लेकिन कुछ एनेक्चर के फॉर्म में भी 2-4 चैप्टर हैं. तो टोटल चैप्टर जो इसमें होगा वो मेरे हिसाब से करीब करीब 24 के आसपास जाएगा, ठीक है, 24 के आसपास जाएगा. तो हम लोग पहले इसको कंप्लीट करेंगे, और मीनवाइल जो है वो हम लोग ऐप पे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट भी डालते जाएंगे. चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी डालेंगे, और फिर उसको कंबाइंड करके भी डालेंगे. तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे. लेक्चर भी इधर चलता रहेगा, और साथ ही साथ ऐप में जो है हम लोग मॉक टेस्ट भी अपडेट करते रहेंगे, ठीक है. तो हमारा यही मॉडल रहेगा कि पहले सब्जेक्टिव और देन मॉक टेस्ट, ठीक है. और जैसे दूसरे में डिजिटल बैंकिंग और आईटी सिक्योरिटी में हमारा रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है, तो इसमें भी होपफुली अच्छा रहेगा. इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें 60 मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर में. और अच्छे से पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा, कोई इशू है नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, इंट्रोडक्टरी थिंग्स है, लेकिन ठीक है, इसको कवर करना है तो कवर करते हैं इसको. देखिए चैप्टर 1 में क्या है कि यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है ये क्या है, बैंकिंग एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैंकिंग एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी. इस चैप्टर में क्या है पढ़ने के लिए हमारे पास, कि बैंक जो है, बैंक का जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है, ठीक है, वो कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ बैंक आया, ठीक है. और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसमें, बस हम लोग उसको देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी ओवर द ईयर्स. तो यदि हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन में क्या था, तो आप देखिए कि क्या था कि बहुत पहले तो मैनुअल था. मैनुअल मतलब क्या कि रजिस्टर में मान लीजिए कि ए ने यदि आपके बैंक में 1000 रुपीज़ जो है वो, ठीक है, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, मान लीजिए 1000 रुपीज़. तो मान लीजिए आपने रजिस्टर में लिख लिया ए, हाँ, और 1000 रुपीज़ उसके आगे में. कुछ मैनुअल ऐसे ही काम होता था, ठीक है, बड़ा बड़ा रजिस्टर होता था, लेज़र बोलते थे, ठीक है. उसके बाद क्या आया कि उसके बाद आने लगे आपको स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, ठीक है. स्टैंड एलोन एप्लीकेशन आ गया. स्टैंड एलोन एप्लीकेशन में क्या होता था कि मान लीजिए एक सिंगल सिस्टम है,
इस सिंगल सिस्टम के ऊपर में जो है वो आपका डेटा है, कुछ करना है तो इस सिस्टम में ही करेंगे, और ये अब इसका डेटा यहीं पे मतलब यूज़ होगा। तो मैनुअल था, फिर स्टैंड एलोन आया जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक लेजर पोस्टिंग मशीन्स, AELPM, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक लेजर पोस्टिंग मशीन्स। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा जब आगे बढ़ा टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या हो गया था कि मान लीजिए पहले एक स्टैंड एलोन सिस्टम था। ठीक है, स्टैंड एलोन सिस्टम जो था, तो मान लीजिए एक ब्रांच में 4 सिस्टम है, तो उस 4 को आपस में जो है वो जोड़ दिया गया, स्टैंड एलोन नहीं रहा। ठीक है, 4 सिस्टम में मान लीजिए उसको जोड़ दिया गया, आपस में कनेक्ट कर दिया गया लैन के थ्रू। ठीक है, यहाँ का डेटा आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो, यहाँ का डेटा आप यहाँ एक्सेस, बट विद इन दैट ब्रांच ओनली, TBA, टोटल ब्रांच ऑटोमेशन हम इसको बोलते हैं। पहले मैनुअल के बाद आ गया एडवांस इलेक्ट्रॉनिक लेजर पोस्टिंग मशीन्स, और देन आ गया TBA, टोटल ब्रांच ऑटोमेशन, यानी ये लैन वाला। ठीक है, लेकिन जब और डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, तो फिर क्या हो गया, तब आ गया हमारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब है आगे है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कि ब्रांच मान लीजिए दिल्ली में है, ठीक है, या मुंबई में है आप, या जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और इस सब का डेटा जो है वो स्टोर कहाँ हो रहा है, मान लीजिए बेंगलोर में या हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ पे जो है वो स्टोर हो रहा है, यानी दिल्ली में जो ब्रांच है आपका, उसका डेटा कहाँ स्टोर है, यहाँ पे। मुंबई में जो ब्रांच है उसका भी यहीं पे, यानी एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर जो है आपके कस्टमर का डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर पे सेव है। ठीक है, तो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ एक बार देखिए। मैनुअल था, मैनुअल से आ गया स्टैंड एलोन, यानी एक सिस्टम कोई रहता था उसमें सारा डेटा रखते थे। फिर हमने टोटल ब्रांच ऑटोमेशन कर लिया, टोटल ब्रांच ऑटोमेशन मतलब ये हो गया, और देन हमारा क्या हो गया, वैन बेस्ड सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये हो गया। ठीक है, वैन बेस्ड मतलब कि किसी एक बैंक का जो है वो सारा डेटा एक ही सर्वर पे स्टोर करने लग गए, चाहे ब्रांच कहीं भी हो, एक कम्युनिकेशन लाइन से जोड़ करके। अब क्या हुआ कि अब आप देखते रहो कि कैसे कैसे हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो कि इंटर बैंक ऑपरेबिलिटी, अभी तक क्या था कि एक बैंक का अपना ब्रांच से कनेक्टिविटी था। अब थोड़ा सा और जब डेवलपमेंट हुआ तो बैंक मान लीजिए B1, B2, B3 ये भी आपस में कनेक्ट हो गए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि ATM, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ATM, कि आप जो है वो SBI के ATM से एक PNB का कस्टमर निकाल सकता है, या PNB के ATM से SBI का कस्टमर जो है वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। कितना अच्छा है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंटर बैंक ऑपरेबिलिटी। ठीक है, इंटर बैंक ऑपरेबिलिटी मतलब कि देखिए जब स्टैंड एलोन था, ठीक है, जब मान लीजिए स्टैंड एलोन था या टोटल ब्रांच ऑटोमेशन होने के बाद भी एक ब्रांच का कस्टमर सेम बैंक में भी दूसरे ब्रांच में जा कर के तो नहीं कर सकता था ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसका डेटा तो दूसरे ब्रांच में नहीं है। लेकिन जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया, तो एक ब्रांच मान लीजिए मान लीजिए एक HDFC बैंक है, ठीक है, HDFC है, ठीक है। अब HDFC का 1 नंबर ब्रांच में कस्टमर A है, 2 नंबर ब्रांच में कस्टमर B है, ठीक है, 2 नंबर ब्रांच कस्टमर B है। तो ये अब क्या कर सकता है कि ये जो B है वो 1 नंबर ब्रांच में जाके भी पैसा विड्रॉ कर सकता है, और A है 2 में जाके भी कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे डेटा है A का। ठीक है, A का अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 नंबर ब्रांच में देखा जा सकता है ना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बाद। लेकिन यदि टोटल ब्रांच ऑटोमेशन या फिर स्टैंड एलोन था तो उस टाइम में देखना तो पॉसिबल नहीं था, नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो ये ऐसे करके जो है हमारा इवॉल्व हुआ। अब इंटर बैंक ऑपरेबिलिटी जब आ गया तो मान लीजिए HDFC बैंक हो या PNB, SBI, मतलब डिफरेंट बैंक, तो इनका HDFC बैंक का कस्टमर जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है, PNB का जो है वो SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है। तो ये आ गया, तो ऐसे करके इवॉल्व हुआ, यानी मैनुअल से आया एडवांस इलेक्ट्रॉनिक लेजर पोस्टिंग मशीन, देन आ गया टोटल ब्रांच ऑटोमेशन, देन आ गया वाइड एरिया नेटवर्क बेस्ड सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, देन इंटर बैंक ऑपरेबिलिटी,
यानी जिसका एग्जाम्पल एटीएम है। तो याद रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग। तो कोर बैंकिंग क्या है? देखिए, कोर बैंकिंग क्या है ना कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, मान लीजिए कि एबीसी बैंक है। एबीसी बैंक का मान लीजिए ना 4,000 मान लीजिए ब्रांचेज है, 4,000 ब्रांचेज है। मान लीजिए ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में होंगे। अब क्या है कि अब इस 4,000 ब्रांच का डेटा जो है सिर्फ एक सर्वर पे रहता है, एक सर्वर पे, ठीक है, सिंगल सर्वर पे। मतलब मीन्स द इंटायर डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर along with the transactions get centralized at a core server, है ना। कोर बैंकिंग यही है। कोर बैंकिंग के बिना जो है ये पॉसिबल नहीं था। कि आप एक चीज देखिए ना, इंट्रा बैंक तो है ही है, इंटर बैंक तो है ही है, इंट्रा बैंक भी पॉसिबल नहीं था। कोर बैंकिंग यदि नहीं था तो हम बोलते हैं एक ब्रांच का कस्टमर दूसरे ब्रांच में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं रहता। तो कोर बैंकिंग में क्या है कि सेंट्रल लोकेशन पे सारे बैंक का डेटा है, ठीक है। तो मेनली कोर बैंकिंग का यही मतलब होता है कि इंटायर डेटा इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर का along with transactions get centralized at core server, ठीक है। ऑल ब्रांचेज आर कनेक्टेड टू सेंट्रल सर्वर थ्रू कम्युनिकेशन लाइंस। और सारा जो है, सारे जो ब्रांचेज हैं, ये जो हमारा कोर सर्वर है ये, ठीक है, मेन सर्वर है, इससे किसी न किसी कम्युनिकेशन लाइन से जुड़ा रहता है। चलिए, कम्युनिकेशन लाइन की बात हुई है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन लाइन में जो है वो क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत पहले क्या था, जो ब्रांच में पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि वीसैट हमारा 64 kbps पे, हम लोग बोलते हैं ना कि पूरा दुनिया चलता था इस पे। कि आपको सिग्नेचर कस्टमर का देखना है, ठीक है, मान लो F7 F9 आप जिससे भी देखते हो, आपने प्रेस किया और ब्लिंक होके आधा 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 करके खुल रहा है, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, फिर वीसैट का टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ा, तो वीसैट जो है वो 128 kbps का हुआ, फिर 2 Mbps तक ये भी जाने लग गया। फिर दूसरे मीडियम्स आ गए, जैसे आपके RF आ गए, ठीक है। RF थोड़ा और रिलायबल दिया। वीसैट में क्या होता था कि बादल वादल लग गया, लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा, तो आपका ब्रांच का लिंक गायब, कस्टमर को बोल देते थे लिंक ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं, रहते हुए भी बोलते हैं नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं जो का पार्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो RF आ गया। RF के बाद फिर और जैसे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा तो लीज लाइन आ गया, ठीक है, लीज लाइन आ गया। आजकल जो है वो 4G चलता है। उसके बाद और जैसे इवॉल्व हुआ तो आज के टाइम में क्या है, हर ब्रांच के पास ड्यूअल कनेक्टिविटी होती है। ड्यूअल कनेक्टिविटी मिनिमम, मान लीजिए मैं एक एवरेज ब्रांच की बात करूं तो 2 Mbps का कनेक्शन, 2 कनेक्शन तो रहता ही है उनके पास, ठीक है। अब थोड़ा सा और जब आगे बढ़ गया तो जैसे मान लीजिए कि SD-WAN आ गया। अब SD-WAN में क्या होने लग गया कि ब्रॉडबैंड को भी जो है आप एज अ कनेक्टिविटी ऑप्शन जो है वो यूज़ करने लग गए। तो अब साइमल्टेनियस 2 Mbps, पहले था कि एक 2 Mbps काम कर रहा है तो एक आइडियल है, ये बैठ गया तो आप दूसरे कनेक्शन से काम कर सकते हो, प्रोवाइडर अलग अलग रहता था। अब SD-WAN में क्या कि साइमल्टेनियसली आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप ये देखो कि वीसैट से ले करके, ठीक है, SD-WAN, लीज लाइन, RF ये सब आ गया। SD-WAN ऐसे भी कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं है, ये एक प्रकार का बस टेक्नोलॉजी है जो साइमल्टेनियस आपको 2 लिंक को यूज़ करने के लिए आपको देता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड को भी आज आप कनेक्टिविटी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ऐसे करके जो है ये आगे बढ़ा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या हुआ कि एक सर्वर पे, एक सेंट्रल सर्वर पे, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे बैंक, पूरे बैंक का डेटा सेव करके रखना, खत्म, ठीक है। अब देखिए, जब मान लीजिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आ गया तो अब क्या हो गया कि कोई भी कस्टमर जो है वो ब्रांच का कस्टमर नहीं हो के बैंक का कस्टमर हो गया, बैंक का कस्टमर हो गया, है ना। कि अभी मैंने बोला ना कि मान लीजिए 4,000 ब्रांच है किसी बैंक का,
तो एक कस्टमर जो किसी भी ब्रांच में, इस 4000 में से किसी भी ब्रांच में उसका खाता है, अकाउंट है, तो वो पूरे 4000 में से 4000 में से कहीं पे भी जाके ट्रांजेक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का डेटा जो है वो रीडली अवेलेबल है चारों ब्रांचेज में। क्यों? क्योंकि एक ही सेंट्रल जगह से सारा ब्रांच जो है उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कोर बैंकिंग ऑफर्स AAA, एनीवेयर, एनी टाइम, एनी हाउ बैंकिंग। एनीवेयर क्या है कि कोर बैंकिंग आने के बाद आपको ऐसा तो नहीं है कि 10 से 5 ब्रांच खुलेगा तो उसी में हमको ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, आपके पास आपके जेब में मोबाइल है, मर्जी हो तो रात के 2 बजे कर लो ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपकी मर्जी है कि 6 बजे शाम में आपका मन है तो गए ATM से कर लिए ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपका मन है कि हम जो है किसी कियोस्क पे जाके, CSP पे जाके ट्रांजेक्शन करें, आज ATM नहीं, आज CSP से पैसा निकालने का मन है, तो गए CSP से पैसा निकाल लिए। तो ये सब जो है एनीवेयर मतलब कहीं भी आपका मन है ब्रांच से किया, आपका मन है CSP से किया, आपका मन है ATM से किया। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास कि एनी टाइम मैंने बताया ही कि अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रांच के टाइम से हम बॉन्ड है, ब्रांच के टाइम से हम बॉन्ड नहीं है। मेरा मन है कि रात में हम 3 बजे सुबह में आके ट्रांजेक्शन करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, आपके पॉकेट में ही आपका बैंक है, मोबाइल है ना, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, दुनिया भर का जो है वो ऑप्शन है आपके पास, है ना। तीसरा है एनी हाउ। एनी हाउ मतलब कोई सा भी मीडियम आप चूज कर सकते हो, चाहे आप ब्रांच चूज कर लो या फिर आप अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स में से जो मर्जी है उसको यूज़ करो अपना, जिसमें भी आपको सहूलियत हो। आपका मर्जी है कि UPI से ट्रांजेक्शन करें, आपका मर्जी है नेट बैंकिंग से करें, आपका मर्जी है नेफ्ट RTGS कुछ मोबाइल में करें, आपका मर्जी है CSP से करें, आपकी मर्जी है ATM से करें, बहुत सारा मनी ट्रांसफ़र सर्विस है आप वहाँ से करो। ठीक है, तो ये जो है हमारा एनी हाउ मतलब यू कैन चूज एनी चैनल फॉर ट्रांजेक्शन एज पर योर विश। ठीक है ना, तो ये है। नेक्स्ट क्या है कि इसी में था हमारा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि CBS को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स क्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ना मुझे नहीं लगता है कि बुक में या कहीं पे ये आएगा, क्योंकि अब CBS को आए हुए भी ना कम से कम CBS मान लीजिए कब आया था, मुझे लगता है 2005 के आसपास आना स्टार्ट हुआ था। मतलब 2005 में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में आ भी गया था, 2-3-4 में, 5-10 के आसपास। ठीक है, तो 5 के आसपास मान लीजिए आप, तो अब 18 साल से ऊपर हो गए, तो इसमें से कोई स्टेप्स हमें पूछेगा नहीं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस तो हम लोग एक बार जो है वो इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए इसमें जो है हमारे पास कि यदि आप देखेंगे स्टेप्स में, अच्छा पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, और CBS फॉर अ बैंक इज सेम इज टू व्हाट एन ERP सिस्टम इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखिए बात तो सही है, क्या है कि मान लीजिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का जो है वो क्या यूज़ है हमारे लिए, या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को आप कैसे कंपेयर करोगे दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सॉफ्टवेयर या उन्होंने मतलब IT के लिए रखा हुआ है, मैनेज करने के लिए जो भी कुछ वो यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास मान लीजिए कोई ऐसा मीन्स है ना कि उसने कितना मैन्युफैक्चर किया, कितना उसने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, कितना सामान है, कितना निकल गया, रॉ मटेरियल का कितना है उसके पास, मतलब कि बटन क्लिक पे जो है वो उसके पास सारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ERP मॉड्यूल में। तो अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी बैंक के लिए वही है ना कि मान लीजिए एक सेंट्रलाइज डेटा है। अब तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 4000 ब्रांच है किसी बैंक का, तो 4000 से रिपोर्ट मांगेगा, नहीं ना, एक बटन क्लिक दबाएगा, चूंकि सेंट्रल सर्वर पे है, वहाँ से वो डेटा ले लेगा, उसको जो भी देखना हो,
डिपॉजिट देखना है, एडवांस देखना है, एनपीए देखना है, क्रॉस सेल का कुछ देखना है, तो जो देखना है वो वहीं से देख सकता है। तो अब क्या है कि इसके इम्प्लीमेंट में क्या क्या था, तो देखिए सबसे पहले है रिक्वायरमेंट स्टडी एंड गैप एनालिसिस, ट्रेनिंग द यूजर एंड पैरामीटराइजेशन, इसको देखेंगे अच्छे से, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेनेंस। ये जो है हमारा 4 स्टेप है एज पर आवर बुक। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट स्टडी एंड गैप एनालिसिस क्या होता है, देखिए जैसे SDLC हम लोग पढ़ते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है ना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि एक यूज़र बताता है, मान लीजिए जिसके लिए भी आप सिस्टम बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वो बताता है क्या कि आप उसका क्या रिक्वायरमेंट है। एक मान लीजिए मैं यूज़र हूँ, मुझे कुछ बनवाना है, तो मैं अपना रिक्वायरमेंट करूँगा ना फाइनल कि मुझे ये चाहिए, फिर उसके बेस पे वो बताएगा, टाइम बताएगा, पैसा बताएगा, कितना एफर्ट, कितना पैसा लगेगा उसमें। तो सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट स्टडी एंड गैप एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट स्टडी और गैप एनालिसिस में क्या है कि बैंक का क्या रिक्वायरमेंट है और जो सॉफ्टवेयर बैंक को चाहिए उसमें क्या फंक्शनलिटी चाहिए, क्या फीचर बैंक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस फेज में हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेनिंग द यूजर्स एंड पैरामीटराइजेशन। ट्रेनिंग द, पहले देखिए पैरामीटराइजेशन मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब होता है कस्टमाइजेशन। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, यदि आप लोग आईटी में हैं, मान लीजिए कि आप अपने बैंक में आईटी में कोई ना कोई प्रोडक्ट बनवाते होगे, आपका वेंडर कोई होगा या आपका इन हाउस टीम है, जहाँ भी है एक हायरार्की तो होता है हर बैंक में। तो आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें पैरामीटर सेट करते हैं ना कि ये होना चाहिए। तो कभी कभी क्या है कि आपका जो पहले से बना हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि आप पैरामीटर नहीं बचा हुआ है। पैरामीटर मतलब होता है क्या कि एक प्रोडक्ट में कितना डायमेंशन हम रखते हैं उसको कस्टमाइजेशन करने के लिए, कि जब समय आएगा, जब हमें यूज़ होगा। अभी मान लीजिए कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अभी आपको नहीं पता कि इसमें अभी ये फीचर्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि उसमें और कुछ फीचर चाहिए होगा। ठीक है, तो पैरामीटराइजेशन मतलब समझ लीजिए कस्टमाइजेशन होता है, कुछ और न्यू डायमेंशन को ऐड करना। तो उसके लिए हम जो है वो रखते हैं कि नहीं फ्यूचर में हम जोड़ पाएँ उसमें। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं लिखा क्या है। ठीक है, पहले देखिए लिखा क्या है। Select CBS software in which parameter can be customized to take care of the needs of a bank. The advantage would be that for any small additional requirement or modification, there is no need to write or modify the code. ठीक है, छोटा चेंज के लिए पैरामीटर से हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके लिए कोड नहीं लिखना पड़े। तो हम लोग को पहले जो है वो पैरामीटराइजेशन देखेंगे और फिर यूज़र को ट्रेन करेंगे। यूज़र को ट्रेन करना, हैंड होल्डिंग तो चाहिए ना। मान लीजिए कुछ भी सिस्टम में चेंज हो रहा है या आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हैंड होल्डिंग भी होता है। तो ट्रेनिंग द यूज़र एंड पैरामीटराइजेशन हो गया। देन यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। देखिए यूएटी क्या होता है, हर प्रोडक्ट में जब भी आपका कोई नया कुछ लॉन्च करते हो बैंक में या कुछ आप करते हैं तो यूएटी देते हैं ना। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि एनपीए स्टैंपिंग है, मान लीजिए। ठीक है, कि एनपीए डेली बेसिस पे करते हैं ना, एनपीए स्टैंपिंग सिस्टम करता है ना। मान लीजिए वो मान लीजिए फंक्शनलिटी आपको लाइव करना था। तो जब लाइव करना था तो आप क्या एनपीए डिपार्टमेंट को देते हो कि भाई देखो ऐसा है कि ये रिपोर्ट रहा है, इसको चेक करो कि सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। मतलब ये आपको जो चाहिए था सिस्टम वही डिलीवर कर रहा है कि नहीं, यानी यूजर को वो एक्सेप्ट है कि नहीं है। जो सिस्टम हमारा जो काम कर रहा है वो यूज़र को वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है, यानी वो जो चाह रहा था उसे वही मिला कि नहीं मिला। दिस इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। एक बार यूएटी फाइनल हो गया तो हम लोग बोलते हैं वेंडर को या आपका जो भी टीम है, नहीं यूएटी ठीक है, यूएटी के लिए गो हेड हम लोग दे देते हैं कि नहीं अब इस प्रोडक्ट को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय मतलब इम्प्लीमेंटेशन में दे दो, मतलब अब इसे यूज़ कर सकता है एक्चुअल यूज़र। ठीक है, कस्टमर के लिए इसको ओपन कर दिया जाए। और देन उसका मेंटेनेंस होता है। तो क्या क्या हमने स्टेप पढ़ा यहाँ पे, देखिए पहला स्टेप हमने क्या था हमारा कि रिक्वायरमेंट स्टडी एंड गैप एनालिसिस।
नेक्स्ट था हमारा ट्रेनिंग द यूजर एंड पैरामीटराइजेशन, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये हम लोग चारों देख लिए, ठीक है। आइए इसमें एक चीज़ और देखना भूल गए, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस में ना एक चीज़ और याद रखिए। देखिए जब भी हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, या मेंटेनेंस की, तो इसमें एक और चीज़ होता है, ये पूछ भी सकता है, ठीक है। देखिए जो मान लीजिए अच्छी कंपनी है, मान लीजिए आईटी में, ठीक है, या जो बैंक जो है जिनका आईटी टीम सही है। अब सही क्या है, बैंक में इसको रखना ही पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि जब भी हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं ना, तो वो 3 डिस्टिंक्ट एनवायरनमेंट होता है। एक होता है डेवलपमेंट मतलब जो डे टू डे कोड जो डेवलपर लिखते हैं उसको डिप्लॉय करते चलते हैं। एक होता है टेस्टिंग मतलब सर्टेन, मान लीजिए कि आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो ऐसा नहीं है ना, मान लीजिए 5 साल लगेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 साल वाले में डेमो दिए फिर 5 ईयर बाद ही मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। 6 महीना 3 महीना, आप मान लीजिए यदि आप एजाइल फॉलो करो तो 15 डेज का एक स्प्रिंट होता है। तो हम उसको नहीं, मान लीजिए कि एक साल का एक है कि 1 साल में इतना फंक्शनलिटी कर लेंगे, फिर 2 साल में इतना करना है, 3 साल में इतना करना है, मान लीजिए। तो टेस्टिंग पहले क्या होता है, एक तो होता है कि डे टू डे जो भी डेवलपर काम करता है वो डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर डालता जाता है। टेस्टिंग सर्वर के ऊपर में क्या डालता है, मान लीजिए एक स्टेप तक जब पहुंच गया तो उस स्टेप तक उसको हम डिप्लॉय कर दिया टेस्टिंग पे, मतलब एक मान लीजिए एक मॉड्यूल बन गया तो उस मॉड्यूल को टेस्टिंग सर्वर पे डाल दिए कि भाई इसको तुम टेस्ट करो, ठीक है। एक होता है लाइव एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे उसे यूज़ किया जा रहा है तो उसको छूने का किसी को अधिकार नहीं होता है अदर देन जो भी उसके लिए ऑथोराइज्ड है, ठीक है। प्रोडक्शन सर्वर जिसको आप बोलते हो, प्रोडक्शन सर्वर, टेस्टिंग सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर मतलब जो भी आप कोड लिखेंगे पहले उसी पे लिखेंगे, टेस्टिंग सर्वर पे टेस्टिंग होता है और प्रोडक्शन सर्वर पे डे टू डे काम होता है, ठीक है। प्रोडक्शन सर्वर काफ़ी सेंसिटिव होता है और ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसे हैंडल करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा था डेटा सेंटर। देखिए डेटा सेंटर के बारे में इसमें चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अब डेटा सेंटर मैंने देखा यहाँ पे तो थोड़ा सा अच्छे से इसको कवर करेंगे। देखिए डेटा सेंटर क्या है ना कि आप ऐसे बोलेंगे तो जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है वही आपका डेटा सेंटर है, ठीक है। जहाँ पे डे टू डे डेटा आपका रखा जाता है तो वो आपका डेटा सेंटर है। देखिए क्या है, A data center for bank is a specialized facility designed to securely store, process and manage the vast amount of digital information and transactions conducted by bank and financial institution. These data centers are crucial for a smooth functioning of banking sector, providing a robust and secure IT infrastructure to handle a wide range of financial activity. डेटा सेंटर वही है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है, ठीक है। बस इतना ही आप समझिए। नेक्स्ट क्या है कि की एस्पेक्ट ऑफ दिस डेटा सेंटर, इसका क्या क्या होता है। तो देखिए हाई लेवल सिक्योरिटी हो गया, रिलायबिलिटी और अप टाइम, कितना रिलायबल है और अप टाइम मतलब कितना अप टाइम है, 99.99 है तो और बेटर है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस आपका कर रहा है कि नहीं, कितना स्केलेबल है, ठीक है। आपका जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है उसका क्या लेवल है, कितना एडवांस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी आपके पास ऑप्शंस क्या है। तो जब भी मान लीजिए हम डेटा सेंटर की बात करते हैं तो ये सब इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी कैसा है, रिलायबिलिटी, अप टाइम क्या है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब रेगुलेटरी कंप्लाइंस मतलब क्या है, देखिए रेगुलेटरी कंप्लाइंस मतलब क्या है कि जैसे डेटा सेंटर है ना, तो डेटा सेंटर का भी ना, जैसे हम लोग आईटी कंपनी में बोलते हैं ना कि ये CMM लेवल 1 कंपनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मान लीजिए, ठीक है। बोलते हैं ना कि ये CMM लेवल का है, तो हमको पता चलता है कि वो कंपनी कितना पुराना, कितना अच्छा है मतलब। तो इसी तरह क्या है रेगुलेटरी कंप्लाइंस में क्या है कि मान लीजिए टाइम टू टाइम RBI जो है वो गाइडेंस या गाइडलाइंस देता रहता है कि आपके डेटा सेंटर में क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको उसको
जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको ऑडिट करवाना होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है, फिजिकल कंट्रोल, लॉजिकल कंट्रोल, सब वहाँ पे इंश्योर करना होगा। अप टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, डिजास्टर के टाइम में कितना जल्दी अप हो सकता है। तो ये जो है हमारा डीआर साइड का था। ठीक है, ये हमारा डीआर नहीं, डीसी साइड का है। डीसी मतलब डेटा सेंटर साइड का है। ठीक है, इसमें इतना ही और कुछ नहीं है। अब देखिए, एक ना इसको याद रखिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। जो मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें ना लेवल होता है, जैसे टीयर 1 डेटा सेंटर, टीयर 2 डेटा सेंटर, 3 डेटा सेंटर, 4 डेटा सेंटर। ठीक है, मतलब कितना इक्विप्ड है आपका डेटा सेंटर, कितना आपका सेंटर जो है वो अच्छा है। ठीक है, उसके बेस पे जो है वो ये रेटिंग दिया गया है। टीयर 1 में क्या होता है कि अप टाइम जो है वो 99.67, 99.741, 99.982, 99.995 जो टीयर 4 है। टीयर 3 में क्या है कि 99. ठीक है, तो जैसे टीयर 1 जो है वो बेसिक साइट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ 99.671, तो ये ऐसे टीयर 2 हो गया 99.741, टीयर 3 हो गया 99.982 और टीयर 4 हो गया 99.995। तो ये जो है वो डिफरेंट क्या है, टीयर मतलब स्टैंडर्ड है डेटा सेंटर का। इसके बाद ना यदि आप लोग आईएएस ऑडिट में या डिफरेंट ऑडिट में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो जो ऑडिटर होता है वो चेक करता है आपके डेटा सेंटर का पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन चेक करेगा, आईएसओ आईसी 27001, आईएसओ आईसी 20000, ये सब चेक करेगा। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने नॉलेज के लिए रख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। पीसीआई डीएसएस होता है क्या कि बेसिक आपका बैंक यदि कार्ड ऑपरेशंस में है तो उसको इसका कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पीसीआई डीएसएस। आईएसओ आईसी क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आईएसओ आईसी 20000 पर्टेन्स टू सर्विस मैनेजमेंट। दिस स्टैंडर्ड हेल्प्स इंश्योर डेटा सेंटर डिलीवर कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी सर्विसेज। डेटा सेंटर दे रहा है कि नहीं उसके लिए है। तो ये बहुत कम, 1 2 3 मैंने बस लिखा हुआ है, 2 3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी डेटा सेंटर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है क्या, डिजास्टर रिकवरी। अभी तक हम लोग डीसी पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे डीआर, डिजास्टर रिकवरी क्या है। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी क्या है ना कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा आफत टाइप का कुछ आ जाए, तो हमारा जो डे टू डे नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो कितने टाइम पे रिज्यूम हो जाएगा। और मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना टाइम जो है इसको बियर कर सकता है, तो उसके हिसाब से वो अपना स्ट्रैटेजी जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो डिजास्टर रिकवरी साइट क्या है कि रेफर्स इन बैंकिंग, in a banking refers to a facility or location that is used to maintain our organization's critical operation and system during and after a major disruption such as a natural disaster, cyber attack or other catastrophic events. ठीक है, the effectiveness of a DR site depends on several factors including its physical location. Ideally it should be far enough from the primary site to avoid being affected by the same disaster. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि कभी भी आपका जो डीआर और डीसी है वो सेम सिस्मिक जोन में नहीं रहेगा, इसको डिफरेंट सिस्मिक जोन में होना चाहिए। ठीक है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड, द प्रोसेसेस इन प्लेस फॉर स्विचिंग ऑपरेशंस टू द डीआर साइट एंड रेगुलर टेस्टिंग टू इंश्योर रेडीनेस। डीआर साइट का काम तभी होता है ना कि मान लीजिए जो आपका प्राइमरी साइट है वो फेल हो जाता है किसी कारण से, तो उस टाइम में हम इसका यूज़ करते हैं। ये रीज़न है कि मान लीजिए जैसे आपसे ना जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो बोलते हैं कि क्वार्टरली एक बार जो है वो आपको डीसी डीआर सर्वर को स्विच करना ही होगा। बैंक सब फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, आप सुबह जब जाएंगे लॉगिन करने आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस दिन डीसी से चल रहा है या डीआर से चल रहा है। ठीक है, वो बैक एंड से
जो आप वहीं से चेंज करते रहते हैं, DRDAC को स्वैप करते रहते हैं कि आप मतलब कुछ ऐसा हो तो DR पे दे करके उसको हम चला पाए। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, अब DR साइट मान लीजिए यदि है किसी बैंक का, आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कुछ देखना भी तो पड़ेगा, वहाँ भी गाइडलाइंस हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, सबसे पहली बात कि यदि आपका प्राइमरी साइट डाउन हो जाता है तो सेकेंडरी जो आपका है, ठीक है, प्राइमरी साइट डाउन हो गया तो DR साइट को अप होके फिर काम कर मतलब सर्विस देना होगा कि नहीं देना होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन एंड रिकवरी होना चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लाइंस को फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, कस्टमर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, देखिए कस्टमर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि सिंपल, मान लीजिए कि ATM आपका है या आपका कोई ब्रांच है वो डाउन है। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आए, आधा घंटा पहले आया तो भी डाउन, 1 घंटा बाद आए तो भी डाउन, तो इससे आपका कस्टमर, आपका जो रिस्क है वो मतलब रिस्क मतलब ये कि आपका इमेज, जो बैंक का इमेज है वो खराब होता है। ठीक है, तो आपका जो DR साइट है, डिजास्टर रिकवरी, वो जितना अच्छा होगा तो आप ट्रस्ट उतना ही विन करके रखोगे। ठीक है, कि कस्टमर को जो है वो आप अच्छे से सर्विस दे पाएंगे एट द टाइम ऑफ डिजास्टर ऑल्सो। नेक्स्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो भी यहाँ पे है, जैसे देखिए DR साइट इज ए की कंपोनेंट ऑफ बैंक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हेल्पिंग टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद IT आउटेजेस एंड अदर डिसरप्शंस। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है ना कि मान लीजिए कि हम लोग या बैंक जो है वो कितना रिस्क बियर कर सकता है, आप कितना डाउन टाइम बियर कर सकते हो, आप जितना अप टाइम रखेंगे आपको उस हिसाब से पैसा जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा DR जो साइट है, ठीक है, DR साइट के लिए ये ऑपरेशन ये था कि DR साइट जो है वो क्यों क्रूशियल है। तो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन जैसे है, डेटा प्रोटेक्शन एंड रिकवरी है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, कस्टमर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, तो ये सब जो है वो इसके लिए है। नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी चैनल। देखिए जब भी हम डिलीवरी चैनल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारा टर्म यूज़ करते हैं। जैसे देखिए हम बात करें तो 2 ही चैनल होता है, एक अल्टरनेट चैनल और एक आपका ब्रांच चैनल। 2 ही चैनल है ना, ब्रांच चैनल जो आपका ब्रांच है और अदर देन ब्रांच जो भी है वो सब अल्टरनेट चैनल है। चाहे आप जो है वो CSP पे जाके पैसे निकालो, ATM पे निकालो, मोबाइल से करो, नेट बैंकिंग से करो, वो सारा का सारा क्या है, अल्टरनेट चैनल्स है। तो ब्रांच बैंकिंग अल्टरनेट चैनल तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा क्या था, ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें एक टर्म यूज हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, और इंटरनेट बैंकिंग इसमें जोड़ दिया हुआ था, और इंटरनेट बैंकिंग। तो ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग के लिए सिंपल है कि आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ब्रांच बैंकिंग और अल्टरनेट चैनल जो है वो समझ में आ गया होगा। अदर देन जो ब्रांच है वो सारा सारा अल्टरनेट चैनल ही है, चाहे वो ATM है, UPI है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, CSP पे करते हैं ट्रांजेक्शन, वो सब वही। नेक्स्ट ये तो समझ में आ गया था। ऑनलाइन बैंकिंग भी समझ में आ गया कि इंटरनेट बैंकिंग जो है वही ऑनलाइन बैंकिंग है। ठीक है, आप ट्रांजेक्शन के लिए कोई सा भी मोड यूज़ करो, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट का यूज़ करके, तो दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, और ऑनलाइन बैंकिंग तो ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो इसमें इस चैप्टर में और कुछ समझाने के लिए है नहीं। ठीक है, स्टैंड लोन सिस्टम जो है वो आप समझ ही गए हो। RBI का गाइडलाइंस है लेकिन इसमें स्पेसिफिक कुछ है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इस चैप्टर में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर 1 है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, जस्ट फॉर रिमाइंडर कि आप लोग गीकी बैंकर डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको जो है वो जैसे हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर है तो इससे रिलेटेड आपको फुल कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपके पास मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स, ये सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो MCQ, लेक्चर वीडियो या लेक्चर PDF यू विल गेट, यदि आप हमारा इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ठीक है,
इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर का यदि आप कोर्स लेते हैं तो आपको ये सब मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपका कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे इस नंबर पे जो है वो बता सकते हैं, पिंग करेंगे, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हमारा जो 3 टेलीग्राम चैनल है, गिकी बैंकर का मेन ये है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्या है, आप कुछ लिख नहीं सकते, डिस्कशन वाले चैनल में बट आप लिख सकते हो, ठीक है। और थर्ड चैनल जो हमारा है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर का, जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चन अपडेट करेंगे, MCQ प्रयास करेंगे कि MCQ डाला जाए, या कुछ और स्पेसिफिक रहेगा तो हम इसमें यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे भी बताएंगे, ठीक है। और गिकी बैंकर ऐप जो अपना है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप जो है उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई यदि क्वेरी, सजेशन, रिक्वेस्ट कुछ भी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे आप जो है वो बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।